Assalamu alaikum. So today we'll be solving this question of company accounts जिसमें थोड़ा बहुत issue of shares भी है और थोड़ा बहुत company accounts जो financial statements है वो भी है. So I think it's a good question to start. This is a question of May-June 2021. Paper 2-1 है ये. Alright, so let's see. C Limited's financial statement of financial position at 31st December 2020 is shown with comparative figures at 31st December 2019. ठीक है, तो 2 सालों की आपको बैलेंस शीट दी हुई है. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपका साल इज़ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर एज द फर्स्ट लाइन सजेस्ट्स. ठीक है, अब दिस इज़ 2020's इंफॉर्मेशन और यहाँ पे जो अमाउंट्स हैं दिस इज़ 2019. सो देयर इज़ अ कंपैरिजन ऑफ 2 years. सबसे पहले क्योंकि दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो एसेट्स गिवन है. एसेट्स में भी सबसे पहले वी टेंड टू राइट द नॉन करंट एसेट्स, उसमें फिर आप करंट एसेट्स लिखते हैं, फिर आपके पास टोटल एसेट्स आ जाते हैं. टोटल एसेट्स इज़ इक्वल टू, इफ़ यू रिमेंबर चैप्टर 1, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़. कैपिटल या इक्विटी समझ लें, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़. ठीक है, अब द डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप या कंपनी अकाउंट्स में इक्विटी सेक्शन में ही आ रहा होता है. तो जैसे हमने सोल ट्रेडर में क्या देखा था कि इक्विटी सेक्शन में यू टेंड टू फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट एड एडिशनल कैपिटल इफ़ देर इज़ एनी लेस ड्राइंग्स इज़ इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल. इसी तरह पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो हम इक्विटी सेक्शन बनाते हैं उसमें वी टेंड टू राइट द क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ करंट अकाउंट एज वेल एज द क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ कैपिटल अकाउंट. तो हो सकता है वहाँ पे आपको करंट अकाउंट पहले बनवाए वो और उसका आपने लेटेस्ट बैलेंस रिकॉर्ड करना होता है. ठीक है, फॉर बोथ द पार्टनर्स और जितने भी पार्टनर्स हैं. कंपनी अकाउंट्स में जब आपने अगर आपने लेक्चर देख लिया होगा आई एम होपिंग, तो इक्विटी सेक्शन में हम सारे शेयर कैपिटल लिखते हैं और सारे रिजर्व्स लिखते हैं. ठीक है, सो लुक एट दिस. इसके इक्विटी सेक्शन में आपके पास सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर्स है, दिस इज़ द शेयर कैपिटल. देन यू हैव द रिजर्व्स. अब रिजर्व्स कौन कौन से हैं? एक आपका शेयर प्रीमियम गिवन है, एक आपका रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है, एक आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व गिवन है. तो अगर आपने लेक्चर देखा था तो उसमें कुछ रिजर्व्स के बारे में भी डिस्कस्ड कि यार ये रिजर्व कब बनता है और क्यों बनता है. ठीक है, अब इफ़ आई टॉक यू थ्रू थोड़ी सी डिटेल में, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अगर आप देखो 2019 में 1200 यानी 1200,000 थे एंड दे इंक्रीज्ड बाय 600,000 टू 1800,000. ठीक है, व्हाट हैपन टू शेयर प्रीमियम? शेयर प्रीमियम फेल 220 से 220,000 से वो ज़ीरो हो गया. इसका मतलब है वी शुड नो. अब यहाँ ये देखते साथ ही हमें पता होना चाहिए कि यार देयर माइट बी अ बोनस इशू इन्वॉल्व्ड, क्योंकि शेयर प्रीमियम कब कम होता है? जब आप बोनस में शेयर्स इशू कर रहे होते हैं तो आपने किसी और रिजर्व से ऑफसेट करना होता है एंड द फर्स्ट रिजर्व दैट वी ऑफसेट इज़ फ्रॉम द शेयर प्रीमियम. फिर आप रिटेन्ड अर्निंग्स को देखें, वो भी कम हुआ हुआ है. फिर आप रीवैल्यूएशन रिजर्व को देखें तो वो बढ़ गया है. इसका मतलब है कोई एसेट आपका रीवैल्यू आपने किया जिसकी वैल्यू बढ़ गई थी. तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम एसेट को बढ़ा देते हैं और एसेट को बढ़ाते हैं तो डेबिट करते हैं. और जब रीवैल्यूएशन रिजर्व को बढ़ाएंगे क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ इक्विटी, तो रिजर्व जब भी बढ़ता है उसको क्रेडिट करते हैं हम. ठीक है, तो ये आपकी टोटल इक्विटी आ गई जिसमें शेयर कैपिटल प्लस ऑल द रिजर्व्स हैं. फिर द लास्ट थिंग इज़ कि लाइबिलिटीज़ ऐड करें. लाइबिलिटीज़ में देखो, अगर आप नॉन करंट लाइबिलिटी है, अगेन वी डिस्कस्ड डिबेंचर, कि डिबेंचर इज़ अ लोन दैट द कंपनी टेक्स फ्रॉम जनरल पब्लिक. तो 2019 में 250,000 था और 2020 में इट्स 160. इसका मतलब है ये डिबेंचर तो कम हुआ है. सो दैट शोज, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि यार ये इन्फॉर्मेशन क्या बता रही है. अगर डिबेंचर की अमाउंट कम हुई है इसका मतलब है द कंपनी सी लिमिटेड वॉज एबल टू पे सम नॉन करंट लाइबिलिटी बैक. ठीक है, 90,000 उन्होंने पे किया होगा इस साल. फिर यू हैव ट्रेड एंड अदर पेबल्स. ट्रेड पेबल तो हमें पता है, अदर पेबल्स भी अब पता है. अदर पेबल्स में क्या क्या आ सकता है? या तो आपका एक्रूड एक्सपेंस आ सकता है या फिर आपकी प्री रिसीव्ड इनकम आ सकती है. ठीक है, तो इसमें खैर डिटेल तो नहीं गिवन बट दिस इज़ व्हाट अदर पेबल्स मीन्स. एंड देन आपने इक्विटी और लाइबिलिटीज़ को जब ऐड किया तो उसका टोटल शुड इक्वल टू द एसेट्स का टोटल. ठीक है, फॉर बोथ द ईयर्स. अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन रॉन्ग है. खैर ये तो आपको क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन गिवन है. अब वो कह रहे हैं यार द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल.
The company's issued capital consists of ordinary shares of 0.25 each. यहाँ पे ही इज टेलिंग यू द फेस वैल्यू. तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं ये फेस वैल्यू बता रहे हैं. ठीक है. सो इफ़ आई राइट दिस डाउन कि यार ये है मेरी फेस वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू और द पार वैल्यू. ठीक है. तो ये है हर शेयर जो है 0.25 ईच का है. फिर क्या कहते हैं जी, ऑन 1 जनवरी. अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये सिपगा कि इफ़ वी नो द फेस वैल्यू, आपको पता है ना ऑर्डिनरी शेयर्स की जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा फेस वैल्यू पे होती है. तो अगर आपको ये टोटल अमाउंट गिवन है, यानी 2019 में 1200,000 टोटल वैल्यू थी और 2020 में 1800,000 टोटल वैल्यू. सो कैन आई फिगर आउट द नंबर ऑफ शेयर्स जो 2019 में इशू थे एंड द नंबर ऑफ शेयर्स जो 2020 में इशू थे. तो इट्स सिंपल, इट्स जस्ट लाइक कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये खर्च किए हैं टोटल और हर चिप्स पे, ठीक है, और हर चिप्स 20 रुपये का है. तो क्या आप नंबर ऑफ चिप्स निकाल सकती हैं कितने बाय किए होंगे? तो वो उसका क्या फॉर्मूला बन जाता है, जो 100 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 20 रुपीज़. सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स का पता करना है तो वो डायरेक्टली मुझे नहीं गिवन है, बट व्हाट आई कैन डू इज़ कि जब मैं 2019 का निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, 1200,000 डिवाइडेड बाय 0.25. तो ये जो आंसर आएगा, लेट मी कैलकुलेट, ये आ जाता है कि यार आपके अभी तक 4800,000 शेयर्स इशूड हैं. ठीक है. और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ नंबर ऑफ शेयर्स, तो इट्स बेसिकली 1800,000 डिवाइडेड बाय 0.25 ईच. तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो भी देख लेते हैं. 7200,000. ठीक है. तो ये हमें पता चल गया कि यार नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं. तो अगर मैं ये भी निकालना चाहूँ कि यार हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स डिड वी इशू एक्चुअली, तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ. क्यों? क्योंकि दोनों सालों के नंबर ऑफ शेयर्स मुझे पता चल गए. तो मैं ये देख सकता हूँ कि यार हमने मज़ीद कितने शेयर्स इशू किए होंगे. ठीक है. 4800,000 पहले के थे और मज़ीद आपने 7200,000 शेयर्स और अब हो गए हैं, तो कितने एडिशनल होंगे? 2400,000 शेयर्स मज़ीद इशू होंगे. ठीक है. खैर, दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा, ये शायद हमें बाद में काम आए. ऑल राइट. अच्छा, फिर आप देखो शेयर, ये हमने डिस्कस कर लिया सारा. ठीक है. फेस वैल्यू इसकी आ गई. फेस वैल्यू को यूज़ करते हुए मैंने नंबर ऑफ़ शेयर्स भी निकाल लिए. ऑल राइट. नाउ लेट्स सी. ऑन 1 जनवरी 2020, यानी इस साल के बिल्कुल स्टार्ट पे, द डायरेक्टर्स रीवैल्यूड द प्रॉपर्टी अपवर्ड्स बाय 300,000. तो वो ये कह रहे हैं यार आपका एक एसेट था प्रॉपर्टी, उसको रीवैल्यू अपवर्ड्स कर दिया बाय 300. सो इसका मतलब ये है अगर मैंने इसकी डबल एंट्री करनी होगी तो प्रॉपर्टी यानी नॉन करंट एसेट जो है जिसका नाम प्रॉपर्टी है वो डेबिट होगा, क्योंकि जब एसेट ऊपर जाता है तो क्या होता है, डेबिट होता है. ठीक है. और दूसरा एक रिज़र्व बन गया है, यानी नहीं बना या इन, अगर ज़ीरो है तो बन गया है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इंक्रीज़ हो गया है. रीवैल्यूएशन रिजर्व ऑल्सो वेंट अप बाय 300, बट 300,000. एक सेकेंड. ठीक है. तो प्रॉपर्टी ऊपर गई 3 लाख से, रिवैल्यूएशन रिजर्व ऊपर गया 300,000 से. अब देखो 2019 में ज़ीरो था रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो ये पूरे का पूरा 300,000 ये इधर से आया है. सेकेंड पॉइंट से मुझे पता चला अच्छा यार इस साल के स्टार्ट में आपका नॉन करेंट एसेट ऊपर चला गया है और आपका ने एक रिवैल्यूएशन रिजर्व भी खड़ा कर दिया. सही है. लेट्स चेक द नॉन करेंट एसेट की वैल्यू. 2217 यहाँ पर है, 2621 वहाँ पर है. तो ये जो जितना भी इंक्रीज़ है उसमें से 300,000 का इंक्रीज़ ये प्रॉपर्टी वाला है. ठीक है. इसका मतलब ये, और मज़ीद भी इंक्रीज़ हुआ है तो वो किसी और वजह से हुआ होगा. आगे चलते. थर्ड पॉइंट, देवर नो परचेज और डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर. इसका मतलब ये है कि ना आपने कुछ ख़रीदा ना आपने कुछ बेचा. सो इफ़ आई हैव टू रन द रीवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, वैसी हो सकता है मैं ना करना हो, तो हमारे पास जब वो पूरी इक्वेशन क्या थी, ओपनिंग वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसेट एट परचेज ऑफ द नॉन करंट एसेट विच इज़ ज़ीरो,
minus the disposal of non-current asset which is also 0 minus the closing value of asset. तो खैर ये कह रहे यार आपने ना कुछ ख़रीदा ना कुछ बेचा. देन ऑन 1st जुलाई यानी साल के दरमियान में आफ्टर 6 months द डायरेक्टर्स मेड अ बोनस इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स. तो जब हम ये डिस्कस कर रहे थे शेयर प्रीमियम कम क्यों हुआ है, सो वन ऑफ द रीज़न शेयर प्रीमियम कम होता है क्योंकि यू हैव टू ऑफसेट. अगर आप बोनस में शेयर्स इशू करते हैं तो पैसे तो मिलते नहीं है, ठीक है. तो हम बैंक को डेबिट करने के बजाय कोई और चीज़ डेबिट कर रहे होते हैं, सही है. तो इस पर हम आते हैं. ऑल राइट. अच्छा, अगर इफ़ वी हैव टू सॉल्व दिस तो वो क्या होगा. देखो जब भी आप बोनस इशू, या एक सेकंड रुको, लेट मी चेक. अच्छा ठीक है, वो आगे उसकी वर्किंग मांग रहे हैं तो बाद में देखते हैं, ठीक है. और कह रहा है देवर नो अदर चेंजेस इन शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर. तो शेयर कैपिटल में सिर्फ एक चेंज हुआ है और वो एक चेंज बोनस इशू की वजह से हुआ है, ठीक है. आपने कोई और शेयर्स इशू या कोई और शेयर्स बाय बैक नहीं किए, सही है. द ओनली थिंग दैट हैपन टू शेयर कैपिटल वॉज द बोनस इशू, राइट. एक्सप्लेन 2 reasons फॉर मेकिंग अ बोनस इशू ऑफ शेयर्स. अच्छा, ये थेरी हमेशा आपको आनी भी चाहिए, ठीक है, कि क्या वजह हो सकती है कि आप बोनस इशू करते हैं, बोनस शेयर्स इशू करते हैं. नाउ फर्स्ट थिंग इज़ क्लियर कि यार यू हैव टू सेव सम कैश रिजर्व्स. इन ऑर्डर टू सेव सम कैश रिजर्व्स. अच्छा, इसमें तो एक्सप्लेन है ना, मैं यहाँ पॉइंट लिख के आपको ज़बानी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर यू कैन एक्सप्लेन योर ओन वर्ड्स. तो आप ये कर सकती हैं, टू कंजर्व कैश रिजर्व्स, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ये भी हो सकता है कि यार आपने हमें कंजर्व कैश रिजर्व का मतलब है आप अपने कैश को बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं. एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, या अगर पैसे हैं भी, एंड यू पे ऑफ डिविडेंड्स, तो डिविडेंड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट जब आप पे करते हैं तो आपका कैश कम हो जाएगा, कंपनी का कैश कम हो जाएगा. उसको बचाने के लिए आप क्या करते हैं, एज कंपनसेशन आप बोनस यानी फ्री में शेयर्स इशू कर देते हैं, ठीक है. सो एक रीज़न इज़ कि हो सकता है यू डोंट हैव इनफ कैश, सो इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द लेस कैश आप उनको बजाय कैश डिविडेंड देने के आप उनको बोनस इशू कर देते हैं, यानी बोनस में शेयर्स दे देते हैं, ठीक है. दूसरा ये कि आप यू माइट वांट टू इन्हांस योर स्टॉक लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का मतलब है इन दिस केस ये है कि यार हाउ इजीली इट कैन बी सोल्ड एंड परचेज्ड. तो अगर आप बोनस इशू कर रहे हैं, बोनस इशू में आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा शेयर्स इशू कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी मनी फॉर इट. तो वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि यार आपने मार्केट में यू आर फ्लोटिंग मोर शेयर्स इन द मार्केट, फ्लोटिंग मोर शेयर्स इन द मार्केट. और देखो जो चीज़ रेडली अवेलेबल होती है मार्केट में सबका, तो उसकी जो लिक्विडिटी है वो बहुत बेहतर होती है, यानी देर इज़ नो प्रॉब्लम इन परचेजिंग और सेलिंग दैट एसेट, ठीक है. इन दिस केस स्टॉक्स, ठीक है. तो मार्केट में अगर ज़्यादा स्टॉक्स होंगे तो वो ईजिली उनकी ट्रेड हो सकती है, ठीक है, तो उसकी लिक्विडिटी बढ़ा सकते हैं, राइट. और अनदर, अच्छा ये जो है ना ये इसी का एक्सप्लेनेशन है, बट अनदर रीज़न कुड बी कि इट सिग्नल्स योर फाइनेंशियल हेल्थ एज वेल. अब ये बात आपकी समझने की है कैसे सिग्नल्स फाइनेंशियल हेल्थ. देखो जब भी आप बोनस इशू करते हैं तो आपको अपने रिजर्व्स कम करने होते हैं, राइट, क्योंकि पैसे तो मिल नहीं रहे होते, हम बैंक को डेबिट नहीं करते, हम रिजर्व्स को ख़त्म करना शुरू करते हैं, ठीक है. इसका मतलब ये है कि अगर अ कंपनी इज़ एबल टू डू बोनस इशू, तो दैट मीन्स कि यार उसके पास स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स हैं तो वो बोनस इशू कर रहा है ना, क्योंकि उसने ऑफसेट करना है जब वो शेयर कैपिटल इशू करेगा विदाउट मनी, इसका मतलब है उसने किसी और रिजर्व को कम करना है. तो जब वो किसी और रिजर्व को कम करेगा इसका मतलब क्या है कि यार येस द कंपनीज रिजर्व्स आर क्वाइट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, यानी उसमें हैवी अमाउंट्स हैं. दैट्स वाई इट कैन ऑफसेट. अगर कंपनी के रिजर्व्स ही खाली हैं तो वो बोनस इशू तो करेगा नहीं, ठीक है. सो इट्स काइंड ऑफ अ पॉजिटिव सिग्नल इन दिस केस. हाँ हो, ये नेगेटिव सिग्नल क्या हो सकता है कैश ना हो इनके पास इसलिए बोनस में शेयर इशू कर रहे हैं. बट ऑन दी अदर हैंड पॉजिटिव सिग्नल क्या हो सकता है उनके रिजर्व स्ट्रॉन्ग हो जिसकी बेस पे वो बोनस इशू कर रहे हैं, ठीक है. सो आई होप एटलीस्ट आपको 2-3 रीजंस पता होने चाहिए. ऑल राइट जी, अब हम आते हैं
नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि क्या कह रहा है कि यार कैलकुलेट द नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड। ओके, अब सिर्फ का आधा काम इसका हम पहले ही कर चुके हैं। जब नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड का मतलब क्या था, सिर्फ एक चेंज हुआ है शेयर कैपिटल में। यानी ये जो पॉइंट है आपका, कह रहे हैं यार आपने सिर्फ बोनस इशू किया था और शेयर कैपिटल के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की थी। अब हम एक काम कर चुके हैं कि यार हमने ये निकाल लिया था कि यार नंबर ऑफ़ शेयर्स 2019 में कितने थे, नंबर ऑफ़ शेयर्स 2020 में कितने थे। तो ये जितना भी इंक्रीज़ आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू की वजह से आ रहा है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, ये पॉइंट नंबर 5 की वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि देयर वर नो अदर चेंजेस इन द शेयर कैपिटल एक्सेप्ट फॉर वन चेंज विच वाज द बोनस इशू। तो अब मैंने क्या करना है, सिंपली जो 20 के नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसमें से अगर आप 2019 वाले शेयर्स माइनस कर दो, तो क्या ये वही नहीं आएगा जितने से इंक्रीज़ हुआ है। तो कितने से इंक्रीज़ हुआ, 2400,000 शेयर्स मज़ीद बढ़े। और क्योंकि आपने सिर्फ बोनस इशू किया है, इसका मतलब है ये सारे का सारा इंक्रीज़ जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो वो खैर वो सारी वर्किंग जो है ना आपकी बेसिकली, एक सेकेंड, ये सारी की सारी वर्किंग बेसिकली आपकी यहाँ पर है, राइट। ठीक है, सो खैर वो वाली वर्किंग इधर है। दोनों सालों के हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लिए। और सिंपल बात क्या थी, क्योंकि एक ही चीज़ से चेंज हुआ था, दैट वाज बोनस इशू। तो फिर देख लिया यार माइनस करके कि नंबर ऑफ़ शेयर्स मज़ीद कितने इशू किए। सो दैट केम आउट टू बी 2400,000। वी नीड टू नो द नंबर ऑफ़ शेयर्स। जब भी आप कोई भी इशू करें, हमें सबसे पहले जो चीज़ पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ शेयर्स पता होने चाहिए, ताकि मैं उसकी अकाउंटिंग कर सकूँ, ताकि मैं उसकी मैथ्स कर सकूँ। ठीक है, अब आप नेक्स्ट चीज़ देखो तो क्या पूछता है कि प्रिपेयर द जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग द बोनस इशू ऑन 1 जुलाई। कह रहे यार जब आपने बोनस इशू किया तो आप क्या एंट्रीज करोगे। और कह रहे अ नैरेटिव इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, नैरेटिव क्या होता है, नैरेटिव इज़ अ डिस्क्रिप्शन कि यार ये जो मैंने ऊपर एंट्रीज पास की हैं, डेबिट क्रेडिट किया है, ये बेसिकली क्या हुआ है। ठीक है, सो इट्स जस्ट अ डिस्क्रिप्शन। अच्छा खैर, एनीवेज, अब आ जाओ वर्किंग के ऊपर। अब सिर्फ अगर आपको लेक्चर याद हो इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर वाला, तो एक रूल हमारा क्या था, वेन एवर यू विल इशू शेयर्स, कोई सा भी हो, नॉर्मल इशू करें, एट पार इशू करें, एट प्रीमियम इशू करें, राइट्स इशू करें, बोनस इशू करें, डजेंट मैटर, वेन एवर यू इशू शेयर्स, द शेयर कैपिटल विल ऑलवेज इंक्रीज विद द फेस वैल्यू। तो पहला काम हमें क्या पता होना चाहिए यार, हमारा शेयर कैपिटल तो बढ़ेगा, बढ़ेगा किससे, फेस वैल्यू से बढ़ेगा। अच्छा, व्हाट डू आई मीन बाय दैट। और जब जब भी बढ़ता है तो वो क्या होता है, अब बेसिकली आपकी क्या इसने हेडिंग दी हुई, ऑर्डिनरी शेयर्स, राइट। सो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि इक्विटी बढ़ती है, कैपिटल बढ़ता है, तो क्रेडिट होता है। अच्छा, अब इसकी वर्किंग में ब्रैकेट में कर रहा हूँ। देखो नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास है 2400,000, आपने नए शेयर्स इशू किए, ठीक है। और हमेशा शेयर कैपिटल बढ़ेगा फेस वैल्यू से, तो ये 0.25 से बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें, अच्छा सिर्फ ये आंसर आता है 600,000, बट क्योंकि ये थाउजेंड्स ऊपर मैंशनड है ना, तो आई विल ओनली राइट देन 600। ठीक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि आप 600,000 पूरा लिख दो और यहाँ पे भी 1000 है। ये 1000 लिखने का मकसद ये कि आप डू नॉट इंक्लूड दैट 1000 वाला फिगर, अदरवाइज इट इज़ 600,000। ठीक है, बट क्योंकि थाउजेंड्स में मैंशन है तो आई विल ओनली राइट 600। ओके, अब सिर्फ का बोनस इशू है, तो हमें ये देखना यार, नाउ बैंक तो डेबिट होगा नहीं, पैसे तो आपने लिए नहीं है, तो क्या करना चाहिए। करना हमें ये है कि हमने सबसे पहले तो देखना है कि यार इफ़ देयर इज़ एनी शेयर प्रीमियम, तो वहाँ से अमाउंट निकाल दो। तो 2019 में 220 था, और और कोई चेंज नहीं है प्रीमियम में। ठीक है, तो सबसे पहले आई नीड टू ऑफसेट माय शेयर प्रीमियम का अकाउंट, यानी ये मेरा जो रिज़र्व है ये कम हो जाएगा। बट इसमें लिमिट कितनी है, इसमें गुंजाइश ही 220,000 की है। अब आई विल ओनली राइट 220। ठीक है, सो 600 में से, 600 में से 220 तो आपका शेयर प्रीमियम से निकल गया, तो शेयर प्रीमियम तो हो गया ख़त्म। तो आई नीड टू स्टिल टेक आउट 380,000
तो वो मैं जो रिज़र्व है वो रिटेन अर्निंग्स को यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग्स में से मैं मज़ीद कितना पैसा निकाल लूँगा, 380,000। सो मैं इसको भी डेबिट करूँगा, यानी आई एम रिड्यूसिंग दिस रिटेन अर्निंग्स 380। अब देखो ये भी 600 है, ये भी 600 है, इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट। और जो नैरेटिव है वो क्या है, बोनस इशू मेड। ठीक है, दैट्स द नैरेटिव कि यार हुआ क्या, आपने बोनस इशू किया है। सो दिस इज द डबल एंट्री फॉर द बोनस इशू। तो 4 मार्क्स का है, बट अगर आपको आता होगा तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आइडेंटिफाई 3 फैक्टर्स दैट डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी शुड कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ अ प्रपोज्ड डिविडेंड। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं यार, ये प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है। प्रपोज्ड डिविडेंड ये होता है कि अगर आप इस साल प्रपोज करते हैं कि यार मैंने इतना डिविडेंड देना है, तो यू आर बेसिकली प्रपोजिंग इट फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड आप इस साल डिसाइड करते हैं। तो वो किन फैक्टर्स को देखते हुए आपने डिसाइड करना कि कितना डिविडेंड अगले साल या नेक्स्ट टाइम का पे करना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए सब। अब डिविडेंड इटसेल्फ क्या है, इट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू कंसिडर इज कि यार आपके पास जो प्रॉफिट है दैट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वो कितना है। ठीक है, क्या प्रॉफिट इतना है भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कम होगा तो आप कम डिविडेंड प्रपोज करेंगे, ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा करेंगे। ठीक है, देन अब आपने देखो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमने प्रॉफिट में से ही डिविडेंड देना है, बट आपने किस फॉर्म में डिविडेंड देना है, राइट। हमने कैश में डिविडेंड देना है ना, तो अगली चीज़ जो हम कंसिडर करेंगे क्या, कैश कितना अवेलेबल है टू पे डिविडेंड्स। अब बात समझ में आई, पहला पॉइंट क्या था, क्योंकि प्रॉफिट का शेयर ही डिविडेंड कहलाता है, तो पहले तो ये देखो प्रॉफिट कितना है जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बचा है, देन जो बचेगा या नहीं, और तो फिर ये भी देखो यार कितना कैश अवेलेबल है टू पे डिविडेंड्स, क्योंकि आपने डिविडेंड्स में कोई दुआएं तो देनी नहीं है, यू हैव टू पे देम कैश, राइट। देन आपने ये भी देखना है कि यार व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स, क्योंकि देखो समटाइम्स अपने अपने जो डिसीजंस हैं यू हैव टू बेस देम ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स कि यार हमारे शेयर होल्डर्स क्या चाह रहे हैं, यानी उन्होंने हमारे शेयर्स क्यों बाय किए हैं। डू दे वांट, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि यार सम ऑफ द शेयर होल्डर्स दे डिमांड मोर रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम का मतलब ये है कि वो डिविडेंड्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, सम ऑफ द ओनर्स यानी सम ऑफ द शेयर होल्डर्स जो शेयर्स बाय करते हैं वो वेल्थ में ग्रोथ देखना चाहते हैं। व्हाट डज दैट मीन कि यार कंपनी जो है, मैं इन्वेस्ट करता हूँ कंपनी में, कंपनी जो है यही पैसा अपने ऊपर लगाए, हमें अभी बेशक ना दे या बहुत कम पैसे दे, वी डोंट नीड द डिविडेंड्स एज सच, बट द कंपनी शुड यूज ऑल द प्रॉफिट्स और मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट फॉर देयर ओन री इन्वेस्टमेंट। वो कंपनी जो है वो ग्रो करे ताकि हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़े, और हम मतलब अगर मैंने 100 का एक शेयर लिया फॉर एग्जांपल और कंपनी ग्रो करती है, कल को मेरे शेयर की प्राइस 200 हो जाएगी। ठीक है एक शेयर की प्राइस, तो देन आई बॉट लेट्स सपोज 10,000 ऑफ द शेयर्स, तो यहाँ पे मेरी वेल्थ इंक्रीज हो जाती है। सो एक्सपेक्टेशन क्या शेयर होल्डर्स की, अगर आपके ज़्यादातर शेयर होल्डर्स ये चाह रहे हैं कि यार रेगुलर इनकम मिले और उन्होंने इन्वेस्ट ही इसलिए किया, तो यू हैव टू पे देम मोर डिविडेंड्स, अदरवाइज दे माइट सेल द स्टॉक। दूसरा सिबगा ये कि अगर आप देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ डिफरेंट तरीके से, तो एक चीज़ है कि आपके पास एक घर है, आप चाहे रेंट पे उसको दें, रेंट पे देंगे तो वो रेगुलर इनकम है, वो काइंड ऑफ अ डिविडेंड है। या फिर एक बंदा है जो लॉन्ग जंप्स पे बिलीव करता है, कहता है यार मैं रेंट तो नहीं, मैं घर ख़रीदता हूँ, लेट सपोज उसको थोड़ा सा रखता हूँ, होल्ड करता हूँ, अगर कोई बेहतरी करनी है उसमें वो करता हूँ, और जब इसकी प्राइस मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर जाएगी तब मैं इसको बेच दूंगा, इसे कैपिटल गेन कहते हैं। सो वन स्ट्रीम ऑफ इनकम इज़ द रेंट, द रेगुलर इनकम विच इज़ ऑल्सो सिमिलर टू डिविडेंड। द अदर वन इज़ द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कहते हैं कि जब आपने ख़रीदा कम पे, बेचा ज़्यादा पे। तो अभी मैंने आपको बिल्डिंग घर की एग्जांपल दी, इसी तरह हम अगर स्टॉक की बात करें तो मैं इसलिए स्टॉक ख़रीद रहा हूँ ताकि यार आज कम प्राइस पे ख़रीद लूँ, तो जब कल को प्राइस बढ़ जाए तो मैं इसको अच्छा खासे प्रॉफिट के साथ इनको बेच दूँ। ठीक है,
सो ये है 3 चीज़ें। ऑलराइट, अच्छा जी, अब आ जाओ अगला। Additional information. Directors of C Limited wish to propose a dividend of $0.01 per share. हर शेयर पे $0.01 देना चाह रहे हैं वो डिविडेंड ऑन ऑल शेयर्स इन इशू एट 31 दिसंबर 2020। अब सिबगा इसका क्या मतलब है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कह रहा है यार हर शेयर पे हमें डिविडेंड देना है 0.01 का ऑन ऑल शेयर्स इन इशू एट 31 दिसंबर 2020। इसका मतलब ये है कि आपने हर उस शेयर पे डिविडेंड देना है जो 31 दिसंबर तक इशू हुआ हुआ है। ये भी कह सकता था ऑन ऑल शेयर्स इन इशू एट 30 जून 2020। तो अगर वो 30 जून की डेट दे देता तो उसमें मैं ये बोनस इशू ऐड करने के बाद शेयर्स ना कंसिडर करता, यानी ये जो 2400,000 मजीद शेयर्स आपने इशू किए ना, मैं इन पे फिर डिविडेंड नहीं देता। बट अभी क्या कह रहे हैं यार, जितने भी शेयर्स दिसंबर तक आपने इशू किए उन सब पे $0.01 का डिविडेंड दो। अब हमें ये पता है होगा कि यार दिसंबर तक टोटल शेयर्स कितने इशू हुए हुए, 72,000 शेयर्स इशू हुए हुए। तो हर शेयर पे अगर 0.01 दें तो फिर क्या अमाउंट बनती है डिविडेंड की, लेट्स कैलकुलेट। सो ये बन जाती है $72,000। ठीक है, यानी टोटल डिविडेंड जो आप प्रपोज कर रहे हैं दैट इज़ $72,000। सही है। सो जस्ट कीप इन माइंड कि यार वो आपको क्या डेट दे रहा है, राइट। एंड दिस वॉज अ क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। तो हमें 30 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं इसके। तो इंशाल्लाह जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वॉच द लेक्चर्स अगेन। और जब हम नेक्स्ट टाइम विल मीट अप तो फिर इंशाल्लाह हम इनके बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, दोनों के मिला के, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। एंड इफ़ देर इज़ एनी थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड या इसमें से नहीं समझ में आई तो मुझे व्हाट्सएप कर देना।